हेलो एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पढ़ रहे हैं। दैट मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वर्ड कहा जाए फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है कि किसी भी प्लांट की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसका मैकेनिज्म पढ़ना, उसकी स्टडी करना कि वो किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहा है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है और उसके जितने भी अंदर मैकेनिज्म हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो जब हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग बात करें, फ्लावर की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, दैट मीन कि किस तरह से सूट पर फ्लावर अपने आप को फॉर्मेशन करता है एंड देन किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है और वो अपने अंदर क्या क्या मैकेनिज्म करता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक फ्लावर के पास पार्ट क्या क्या होते हैं, यानी कि एक फ्लावर के क्या क्या ऑर्गेनल हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि आपको यहाँ पता है कि एक जब हम नॉर्मल फ्लावर की बात करते हैं तो उसके पास सबसे आउटर जो वल होता है उसे सेपल्स कहते हैं। वल का मतलब चक्र, तो सबसे आउटर वल को सेपल्स कहते हैं। देन एक उसके बाद जो वल आता है उसे पेटल्स कहते हैं, मतलब पेटल्स जैसे दलपुंज कहते हैं हम। उसके बाद में एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम, पुंकेसर एंड स्त्रीकेसर इन हिंदी में कहें तो। अब जो ये एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये सबसे इनर वल है और ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो आउटर वल है सेपल्स एंड पेटल्स ये स्टेराइल होते हैं। सेपल्स एज ए प्रोटेक्शन का काम करता है, बड को प्रोटेक्शन का काम करता है, फ्लावर को प्रोटेक्शन का काम करता है। पेटल्स ये एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करती हैं ताकि जितने भी पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट हों, इसका पॉलिनेशन करवाएं। और उसके बाद एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे मेल गैमेट्स बनेंगे एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट बनेंगे। देन फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो आगे जाकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करके सीड का फॉर्मेशन करता है, जो कि न्यू जो जनरेशन है उसका फॉर्मेशन करेगा। सो ये सब आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो मैं जो आपको बोल रही हूँ बार बार, ये 4 वॉल होते हैं। 4 वॉल का मतलब 4 चक्र होते हैं। देखिए सबसे आउटर जो चक्र है आप इस तरह से देखिए कि कुछ रिंग्स हैं जो कॉन्सेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर है और चारों रिंग को आप छोटे एक साइज़ में देखिए। सबसे आउटर जो रिंग है वो सबसे बड़ी साइज़ की है, उसके बाद सबसे जो सेकेंड रिंग है वो उसके अंदर आएगी, उसके बाद थर्ड रिंग उससे अंदर और सबसे जो फोर्थ रिंग है सबसे छोटी है। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्र की जिसे आप कहते हैं ये रिंग प्रेजेंट है 4, यानी कि सबका सेंटर एक ही है लेकिन रिंग की जो साइज़ है वो अलग अलग है। इनको ये जो रिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरह से ये 4 वर्ल हैं। तो सबसे जो आउटर वाली वर्ल है वो सेपल का काम करती है। जो थर्ड वाली वर्ल है यानी कि अगर हम बाहर से काउंट करें जो सेकंड वाली वर्ल है वो पेटल्स का काम करती है। देन जो थर्ड वाली वर्ल है अंदर साइड चल रहे हैं अभी हम, वो एंड्रोशियम एंड देन सबसे इनर वर्ल गाइनोशियम का काम करती है। ये हो गया आपका प्लांट का फ्लावर का स्ट्रक्चर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सभी जो फ्लावर है वो फ्लावर किस पे लगता है, वो फ्लावर प्लांट की जो सूट होता है, सूट टिप या फिर एक्सिलरी पोजीशन पे लगता है। चाहे सूट टिप पर लगे चाहे एक्सिलरी पोजीशन पे लगे, दैट मीन प्लांट के अंदर कोई ना कोई तो चेंज हो रहा है तभी वो लग रहा है और उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट कर रहा है उसे, जिसके कारण वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज को छोड़ के रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। सो अगर हम इन सिंपल वर्ड कहें कि अगर आप मतलब प्लांट अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, उसे रिप्रोडक्टिव स्टेज में आना है तो उसके अंदर कुछ तो मॉडिफिकेशन होने चाहिए ना, जो उसको इनिशिएट करें कि हाँ अब आपको फ्लावरिंग करनी है। जैसे कि आपको भूख लगती है तो आपको ये पता चलता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, या अदर कोई मैकेनिज्म ले लो, सोना है, जगना है, या एनीथिंग जो भी आप पूरे दिन में करते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए आपके पास एक सिग्नल आता है कि हाँ ये ऐसा है कुछ आपके पास, तो आप उस काम को करने जाते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। वैसे ही अगर फ्लावर को अपनी वेजिटेटिव स्टेज को छोड़कर जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना है तो उसके पास सिग्नल आना चाहिए ना कि हाँ अब आप वेजिटेटिव स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाइए। जैसा कि मैंने आपको फोटो पीरियडिज्म के टाइम पर बताया था कि जो एनवायरनमेंट होता है वो सिग्नल देता है। सो ये सिग्नल किस तरह से काम कर रहे हैं एंड देन कैसे ये फ्लावर डेवलप होता है ऐसे पढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की तो इसमें हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं। अगर हम टोटल डेवलपमेंट की बात करें, एक फ्लावर का टोटल डेवलपमेंट, उसमें हम 4 थिंग्स पढ़ते हैं। टोटल डेवलपमेंट में हम 4 स्टेजेस पढ़ रहे हैं जो कि ये हैं: इनिशिएशन या इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, सेकंड मेरिस्टेमेटिक चेंजेस, थर्ड हिस्टोजेनेसिस एंड फोर्थ ऑर्गेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिए, जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं यानी कि उसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है उसकी बात करें, ऑर्गेनोजेनेसिस एक अलग लेवल है, हिस्टोजेनेसिस एक अलग लेवल है। लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट
कि इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग या स्टेजेस ऑफ फ्लावरिंग, कि फ्लावरिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, तो आप उसमें फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और उस फिजियोलॉजी में आपको इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग कि क्या उसको इंडक्ट कर रहा है, इंडक्शन का मतलब उत्प्रेरित कर रहा है, उसे इनिशिएट करने के लिए एक सिग्नल दे रहा है, जिसमें इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग पढ़ते हैं। इसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस की किस तरह से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, पेटल सेपल्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो अभी आपको आई थिंक ये पॉइंट समझ ना आए हो इतने क्लियर कट। स्टार्ट करते हैं, और आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो आप वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा एंड देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन और इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। इनिशिएशन का मीनिंग क्या होता है? इनिशिएशन मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत, और इंडक्शन का मतलब उसे उत्प्रेरित करना। तो हम जब फ्लावरिंग की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट अपनी वेजिटेटिव स्टेज में होता है, यानी कि जब तक प्लांट अपनी वेजिटेटिव स्टेज कर रहा है उसके अंदर लीव्स बनेंगी, स्टेम बनेगा, रूट बनेगी, लेकिन ना तो फ्लावर बनेगी ना फ्रूट बनेगा। ठीक है, मतलब कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा जब तक वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज में होगा। एनिमल क्या होते हैं, जो एक वर्षीय प्लांट है, वो एक ईयर अपनी लाइफ साइकिल, मतलब उनकी पूरी ही एक ईयर में कंप्लीट होती है, 1 ईयर में कंप्लीट होती है। पेरिनियल्स में बहुत टाइम लगता है, तो उनके अंदर सीजनल या अल्टरनेटिव टाइम में फ्लावरिंग होती रहती है। दैट मीन रिप्रोडक्टिव जो स्टेजेस हैं वो डिपेंड करती है कि किस तरह का प्लांट है, वो स्टेजेस की किस तरह का प्लांट है, और वो प्लांट अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं उन्हें सेंस करता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन स्टेज में चेंज होता है। सो इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग की बात करें या इनिशिएशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, एक था फोटोपीरियडिज्म, सेकंड था वनलाइजेशन। जब आप वनलाइजेशन की बात करते हैं तो वनलाइजेशन आपको पता है कि ये फ्लावर या ये कोई सीड है, ये सीड एक पूरा ईयर ले लेता है ग्रोथ करने में, उसके बाद भी इसमें अगर फ्लावरिंग नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, उसको वनलाइज करते हैं, यानी कि उसको आप एक लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं। वो फेवर करता है कि उसमें अर्ली फ्लावरिंग हो, उसमें अर्ली रिप्रोडक्शन स्टेज आए। लेकिन फोटोपीरियडिज्म एक एनवायरनमेंट के थ्रू सेंस होने वाला मैकेनिज्म है। कि अगर हम वनलाइजेशन की बात करें, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वनलाइजेशन फोटोपीरियडिज्म बताया था, दोनों ही फ्लावरिंग को ही रेगुलेट करते हैं। लेकिन वनलाइजेशन में क्या होता है कि वो एक अच्छा खासा टाइम, यानी कि उनको जैसे कि एक लो टेम्परेचर चाहिए। अगर हर प्लांट का जो सीड होता है उसे लो टेम्परेचर से ट्रीट करना ज़रूरी नहीं, यानी कि हर प्लांट को इतने टाइम तक एक लो टेम्परेचर से ट्रीट करो, ये नहीं रिक्वायर होता है। कुछ टाइम किसी के लिए जो रिक्वायरमेंट है टाइम की वो अलग अलग होती है। तो वनलाइजेशन में आप उस सीड को गर्मियों में या जब भी उगाएंगे तो वो एक पूरा विंटर सीजन, यानी कि एक लो टेम्परेचर से एक्सपोज होता है उस पूरे विंटर सीजन में, देन वो अपने आप को जर्मिनेट करता है, और देन जब भी वो फ्लावरिंग करेगा तो अर्ली फ्लावरिंग करेगा कंपैरेटिवली, जिसको आपने लो टेम्परेचर से ट्रीट नहीं किया है। इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट आता है वो होता है फोटोपीरियडिज्म। अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन की, मतलब अगर हम इंडक्शन की बात करें तो वनलाइजेशन ठीक है, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फ्लावरिंग के लिए वो होता है फोटोपीरियडिज्म। अब फोटोपीरियडिज्म का जैसा कि आपको बताया था, फोटोपीरियडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि एक प्लांट को कितनी ड्यूरेशन चाहिए अपने आप को रिप्रोडक्टिव स्टेज में लाने के लिए, वेजिटेटिव स्टेज को ख़त्म करने के लिए। जब एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, दैट मीन सनलाइट में चेंज हुआ, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियाँ आने पे सनलाइट थोड़ी एकदम तीखी, जिसे आप कह सकते हैं एकदम शार्प लाइट आती है, और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली विंटर। यही जो लाइट का ड्यूरेशन और जो शार्पनेस है ये एनवायरनमेंट से प्लांट सेंस कर लेता है, और उसका सेंस करने के बाद जो उसकी लीफ होती हैं उनके अंदर फोटोपीरियडिज्म, जैसा कि आपको बताया था, एक फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट दिया था चाल्कियन ने। वो फ्लोरिजन नाम का हार्मोन ये एक हैपोथेटिकल हार्मोन था। हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन में फोटोपीरियडिज्म की, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि अभी इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग की जब बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग लेवल पे, मतलब फर्स्टली हार्मोनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसमें हम फोटोपीरियडिज्म की बात कर रहे हैं। कि अगर हम एनवायरमेंट लेवल की बात करेंगे तो वो हुआ कि सनलाइट आई, ठीक है। सेकंड जो लेवल है वो है फोटोपीरियडिज्म में ही हम बात कर रहे हैं अभी, कि इनिशिएशन या इंडक्शन के अंदर जब हम फोटोपीरियडिज्म की बात करते हैं तो पहले सनलाइट को इसने सेंस किया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि उस सेंस करने के बाद उसके लिए जो रिस्पॉन्स किया है वो लीव्स ने किया है, और उन लीव्स ने क्या किया, एक हार्मोनल लेवल पर रिस्पॉन्स किया, फ्लोरिजन नामक हैपोथेटिकल हार्मोन का फॉर्मेशन किया, और वो हार्मोन लीव में बना एंड सूट एपिकल मेरिस्टम की तरफ माइग्रेट हुआ, जिससे आप शीर्ष विभाज्यों तक कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअली फ्लावरिंग होनी इनिशिएट होती है, जो अपने आप को चेंज करता है फ्लावरिंग के टाइम पर। वो जो
फ्लोरिजन है वो सूट एपिकल मेरिस्टम में चेंज हुआ, देन वहाँ पर इसने कुछ चेंजेस किए और सूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लावर एपिकल मेरिस्टम में चेंज करता है। ये सब चलिए पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फोटोपीरियोडिज्म में क्या कर रहा है। फोटोपीरियोडिज्म एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये उसको इंडक्ट कर रहा है, उसे एक तरह से सिग्नल दे रहा है कि हाँ वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म हो चुकी है, अब तुम अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ जाओ। तो ये फोटोपीरियोडिज्म के अंदर जो प्लांट है वो लाइट को सेंस करता है एनवायरनमेंट से, उसके बाद उसकी लीव्स में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि सूट एपिकल मेरिस्टम में जाकर वहाँ पर अपने आप उस प्लांट को रिस्पॉन्स करता है, मतलब उस प्लांट पे इफेक्ट करता है कि वो उस सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड करे और अपनी वेजिटेटिव फेज़ को ख़त्म करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में आए। ये तो हुआ हार्मोनल लेवल पे बात। अब बात करते हैं जीन्स लेवल पे। जैसा कि आपको बताया था कि जब फ्लावरिंग हो रही होती है तब इसके अंदर दो जीन काम करते हैं, एक होता है FLC और एक होता है FLT। जब हम बात करते हैं FLC की, ये जो FC जीन है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर सूट एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट होता है, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टम को ये रेगुलेट कर रहा होता है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को। FC जीन, फ्लावर लोकस सी जीन, इसका नाम ध्यान रखिएगा, FC जीन, फ्लावर लोकस सी जीन। ये FC जीन रेगुलेट करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को, और जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ ख़त्म होती है, यानी कि एनवायरनमेंट से जैसे ही जब प्लांट सेंस करता है कि उसके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, फ्लोरिजन जाकर वहाँ पर सिग्नल देता है उस सूट एपिकल मेरिस्टम को, तब वहाँ पर FT जीन एक्सपोज होता है और वो FT जीन क्या करता है, एक्सप्रेस होने के बाद FC जीन को इनहिबिट कर देता है और अपना एक्सप्रेशन शो करता है जो कि फ्लावरिंग को इंडक्ट करता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब फ्लावरिंग नहीं होती, यानी कि जब वेजिटेटिव स्टेज होती है, तो इस वेजिटेटिव स्टेज में फोटोपीरियोडिज्म क्या कर रहा है, फोटोपीरियोडिज्म इसको एक्टिव कर रहा है। एक्टिव कैसे कर रहा है ये यहाँ पर एक फ्लोरिजन नामक फ्लोरिजन करके हार्मोन बनाता है, जो कहाँ बनता है, लीव्स में। लीव्स में ये हार्मोन बनता है और ये अब वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर सूट एपिकल मेरिस्टम में पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद ये इसे रेगुलेट करता है, यानी कि ये इसे सिग्नल देता है, एज अ सिग्नल काम कर रहा है यहाँ पर कि अब आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आनी में चेंज आ गया है। सो यहाँ पर एक जीन इस समय जब तक वेजिटेटिव स्टेज चल रही होती है तब तक यहाँ पर एक जीन होता है, उसका नाम है FC जीन। ये जीन क्या करता है, वेजिटेटिव स्टेज के टाइम पर ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज, या ऐसे मान सकते हैं, उल्टा कर दीजिए कि FC जीन वेजिटेटिव स्टेज को अप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ही यहाँ पर सिग्नल मिलता है फ्लोरिजन के थ्रू, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इस सिग्नल के लिए ये जो वेजिटेटिव स्टेज चल रही थी, यहाँ पर एक FT जीन आएगा, ये एक्सप्रेस होने लगेगा एक सिग्नल के रिस्पॉन्स में, और उस वजह से यहाँ पर ये FT जीन क्या करेगा, इस वेजिटेटिव स्टेज को इनहिबिट करने का काम करेगा और इनहिबिट करके यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्टेज को लाएगा। दैट मीन, और इन सिंपल कहें तो देखिए कि जब वेजिटेटिव स्टेज हुई तब वेजिटेटिव स्टेज को यहाँ पर एक वेजिटेटिव स्टेज चल रही थी, उस समय तक यहाँ पर FC जीन एक्सप्रेस हो रहा था, जो कि इस वेजिटेटिव स्टेज को एक्टिव कर रहा था। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर कौन सी स्टेज आई, फोटोपीरियोडिज्म के थ्रू सेंस किया गया एनवायरनमेंट में, और एक फ्लोरिजन नाम का हार्मोन इसको सिग्नल देता है, एक्टिव करता है, तब ये FC जीन को यहाँ पर एक न्यू जीन FT, फ्लोवर लोकस T जीन आता है, इसे इनहिबिट कर देता है। दैट मीन ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये वाला फंक्शन अब गायब हो चुका। ठीक है, अब इसने इनहिबिट कर दिया, तो ये FT जीन अब क्या करेगा, ये FT जीन अब इसको एक्टिव करेगा, जिससे कि ये
चेंज हो और रिप्रोडक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये सूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लावर एपिकल मेरिस्टम में चेंज होने के लिए बताता है कि हाँ आप चेंज हो जाइए। तो आई होप आपको ये एक बार और समझा चुकी हूँ मैं, समझ आया हो। मतलब जब मैंने फोटो पीरियडिज्म पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये समझाया था। ये सिर्फ इसलिए कि फोटो पीरियडिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिग्नलिंग के लिए, फ्लावरिंग को इंडक्शन के लिए। वहाँ पर जैसे ही ये सब सिग्नल मिलते हैं, यानी कि जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जैसे ही स्टेज पहुँची, इसको इरेज कीजिए एक बार। जैसे ही आपको यहाँ तक स्टेज पहुँचती है, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, जो सूट एपिकल मेरिस्टम में जैसे ही उसे पता चलता है कि हाँ कुछ सिग्नल आ चुके हैं, अब उसे एफटी जीन कंट्रोल कर रहा है और उसे वो कह रहा है कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आए। दैट मीन अब उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस क्या होते हैं? उन चेंजेस के कारण ये जो है फोटोपीरियडिज्म जब चेंजेस करता है जीन लेवल पे, तो उसके कारण यहाँ पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्टिव हो जाते हैं। कैसे एक्टिव होते हैं? यानी कि ये बहुत सारे जो पुराने जो सूट एपिकल मेरिस्टम में जब वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जितने भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रहे थे, यानी कि जो पुराने डीएनए आरएनए प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड थे, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो अब बंद हो जाते हैं, उनका तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब इसमें चेंज आए, रिप्रोडक्टिव स्टेज में चेंज हुआ है, तो इसमें जो न्यू है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इनका सिंथेसिस होने लगता है। और यानी कि यहाँ पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन न्यू सिरे से स्टार्ट होता है, नए तरह से स्टार्ट होता है, जो कि फ्लावरिंग को सपोर्ट कर रहा है। और जो वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है उन डीएनए आरएनए प्रोटीन का। आई होप आपको इनिशिएशन समझ में आया हो। इन चारों पॉइंट को आपस में इंटरकनेक्ट कीजिए कि जब जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आता है, एनवायरनमेंट में चेंज फोटोपीरियडिज्म को एक्टिव करता है। इसे आप ऐसे इंटर कनेक्ट करके पढ़िएगा कि जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आया, ये एनवायरनमेंट ने फोटोपीरियडिज्म को एक्टिव किया। इस फोटोपीरियडिज्म से यहाँ पे फ्लोरिजन नाम का हार्मोन आया। उस फ्लोरिजन नाम के हार्मोन के कारण इसने जीन्स लेवल पे एक्टिवेशन किया। एफ-टी जीन एक्टिवेट हुआ। कौन सा जीन? एफ-टी जीन, फ्लोवर लोकस टी जीन। उसने जो पुराने आरएनए प्रोटीन थे, जो ओल्ड वाले थे, जितने भी ओल्ड हैं यहाँ पे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इनको तो डिग्रेडेशन कर दिया। और ये जो न्यू है, ये सारे न्यू को वो सिंथेसिस करने के लिए उस सूट एपिकल मेरिस्टम को एक्टिव करता है कि हाँ अब फिर से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट करो और इन न्यू का फॉर्मेशन करो। सो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग के लिए। ये फिजियोलॉजी है फ्लावरिंग की, जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये सब आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आए हो। अगर अभी भी इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग कंप्लीट होने के बाद अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है मेरिस्टेमेटिक चेंजेस। यहाँ तक आपको समझ आ चुका हो आई होप कि इंडक्शन जब फ्लावरिंग का हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपने पढ़ लिया कि इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग हो चुकी है, यानी कि फ्लावर को ये चेंज मिल चुके हैं कि अब उसे रिप्रोडक्टिव स्टेज में चेंज होना है। वो अपने न्यू प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए बनाने लग गया। अब जब उसमें न्यू प्रोटीन, डीएनए, आरएनए बनने लगते हैं, तब उसमें कुछ सेकंड पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक चेंज। मेरिस्टेमेटिक चेंजेस आते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक चेंजेस क्या होते हैं कि जो सूट एपिकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है। सूट एपिकल मेरिस्टम का मतलब शीर्ष विभाज्योतक, वो अब पुष्पीय विभाज्योतक यानी कि फ्लावर एपिकल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर अब वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं, अब वहाँ पे फ्लावर की जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन होना है, अपेंडेजेस का फॉर्मेशन होना है। अब जैसे कि आप सूट एपिकल मेरिस्टम में पढ़ते हैं कि सूट एपिकल मेरिस्टम या तो ट्यूनिका कार्पस या मेंटल कोर थ्योरी, यानी कि मेंटल और कोर के अकॉर्डिंग आउटर वाली जो लेयर होती है ट्यूनिका या मेंटल, और जो मिडल वाली लेयर होती है वो कार्पस या कोर कहलाती है। जो कोर या कार्पस की सेल्स हैं वो साइज में लार्ज होती हैं। आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। जब आप बात करते हैं तो ये इस तरह से आप बनाते हैं कि जो इसकी आउटर वाली सेल्स होती हैं ये बहुत छोटी छोटी होती हैं और ये मेंटल या फिर ट्यूनिका का काम करती हैं, जो कि एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर इसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। और जो इनर वाली सेल्स होती हैं ये सेल्स साइज़ में बड़ी होती हैं और ये अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करके
ये हर प्लेन में डिवाइड होती हैं और ये कोर या कार्पस कहलाती हैं। तो इस तरह से आपको मेंटल कोर थ्योरी या ट्यूनिंग का कार्पस थ्योरी सूट एपिकल मेरिस्टम के टाइम पर जब बताई थी तब ध्यान हो उसी अकॉर्डिंग। ये जो सूट एपिकल मेरिस्टम वाला पोर्शन था, ये जो SAM था, अब मेरिस्टमेटिक चेंज आने से ये FAM में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सूट एपिकल मेरिस्टम की तरह ही रहता है। बस ये इसके अंदर कुछ न्यू प्रोटीन्स DNA बने, इसलिए हम इसे फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि अब इससे लीव्स जो बन रही थी यहाँ पे, जो इससे लीव और ब्रांचेस बन रही थी, जो फ्लावर के पार्ट ना बन के यहाँ पे कॉर्टेक्स ये सब बन रहे थे, वहाँ पर अब फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक पॉइंट समझ आ चुका हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब मेरिस्टेमेटिक चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस का मतलब उसके अंदर जब एपिकल चेंजेस हो गए, अब उसके अंदर प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होगा। प्राइमोर्डिया फॉर्मेशन का मतलब, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये 4 रिंग्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो यहाँ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होगा कि सेपल्स की प्राइमोर्डिया बनेंगी, सबसे आउटर वाली लेयर में सेपल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, देन पेटल्स का, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। तो यहाँ पे हिस्टोजेनेसिस होती है, यानी कि उत्तकों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। हिस्टोजेनेसिस का मतलब उत्तक का निर्माण। तो जो सेल्स होती हैं वह आपस में कनेक्टेड होकर उत्तक यानी कि हिस्टोजन का फॉर्मेशन करती हैं, और ये हिस्टोजन ही आगे जाके ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक चेंजेस तक, ये आपको पढ़ने हैं फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी में। इसके बाद हिस्टोजेनेसिस एक सिंपल हम ब्रीफ के फॉर्म में पढ़ेंगे, देन ऑर्गेनोजेनेसिस जिसका ABC मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फ्लावरिंग के फिजियोलॉजी में, उसे स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आए हो। अगर अभी भी इनमें कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।